नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई भी आदेश जारी करने से इनकार किया, लेकिन सरकारों से इस दिशा में कदम उठाने को कहा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों के रवैये पर नाराजगी जताई। उसने कहा कि नौकरशाही ने जड़ता विकसित कर ली है, वो चाहते हैं कि सब कुछ अदालतें ही कर दें। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अलग अलग आंकड़े पेश करके मुद्दे को भटकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टीवी पर बहस ज्यादा प्रदूषण फैला रही है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संयुक्त बैठकों के बाद फैसला लेने को कहा गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 5 सितारा होटलों के एयर कंडीशन में बैठकर किसानों को दोष देना आसान है। वहीं बीजेपी ने दिल्ली में प्रदूषण का ठीकरा दूसरे पड़ोसी राज्यों पर फोड़ने को लेकर आज केजरीवाल सरकार को घेरा। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि अगर पराली से दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है तो पंजाब और हरियाणा की एयर क्वालिटी सबसे खराब होनी चाहिए थी। बीजेपी ने केमिकल के छिड़काव से पराली खत्म करने के दावे पर भी केजरीवाल सरकार को घेरा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार भी और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट आहत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो टोपी ट्रांसफर का काम है ये बंद करिए, कि एमसीडी रिस्पॉन्सिबल है, फलाना रिस्पॉन्सिबल है, बाकी सारे राज्य रिस्पॉन्सिबल है। ये टोपी ट्रांसफर का काम नहीं होना चाहिए, ये शिफ्टिंग ऑफ ओनस ये उचित नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार तो बहुत जोर से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को डांट लगाया और कहा अच्छा आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं, हम ऑडिट कराएं क्या? ऑडिट करा के देखें आप कितना आमदनी करते हैं और उस आमदनी का कितना हिस्सा जो है आप अपनी वाहवाही के लिए एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हैं, हम कराएं क्या ऑडिट? 40,000 रुपए का कैप्सूल लिया गया और 15 करोड़ 80 लाख 36,828 रुपए खर्च किया गया एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। और किसको? कितने अच्छे हैं अरविंद केजरीवाल जी, केवल दिल्ली में नहीं पूरे भारतवर्ष के किसानों को उन्होंने 40,000 रुपए के कैप्सूल को लेकर पूरे भारतवर्ष में एडवर्टाइजमेंट किया। तो क्या किसानों को इस पूरे मामले में जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है? क्या केवल किसानों के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी डाल देना ठीक है, जबकि आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं? हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र मलिक जो कि किसान नेता हैं, आलोक वत्स जो कि बीजेपी नेता, और साथ ही संजीव झा जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक है। संजीव जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि जो बातें संबित पात्रा ने कही हैं उन पर आपका जवाब चाहिए, आपकी पार्टी का जवाब चाहिए, क्योंकि वो सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि टोपी पहनाई जा रही है, एक के ऊपर एक जो है जिम्मेदारी डाल दी जा रही है। खुद केजरीवाल सरकार कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती है और ढोल ज्यादा पीटा जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि वो जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने ली है। यही सेंसिटिविटी सभी सरकारों की तो शायद ये नहीं होता और आज मुझे लगता है कि पड़ताल नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन एक बात और है कि अगर दिल्ली सरकार काम कर लेगी तो उसको प्रदूषण खत्म होना, ये प्रदूषण केवल दिल्ली का नहीं है, ये पूरे उत्तर भारत का है। और अगर पूरे उत्तर भारत का है तो सभी सरकारों को मिलकर काम करना पड़ेगा। दिल्ली बहुत छोटा स्टेट है, अगर सारा ब्लेम दिल्ली पर दे देंगे, ये बहस हम 20 साल करते रहे, प्रदूषण का नहीं होने वाला है। हमने बहुत सारे स्टेप लिए, हमने कहा कि हमने दिल्ली में 24 घंटे बिजली दे करके हमने जनरेटर से दिल्ली को कराया है। हमने कहा कि इलेक्ट्रिक पॉलिसी बना करके हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सड़क पे बढ़ा रहे हैं, उसकी संख्या बढ़ा रहे हैं। इमरजेंसी मेजर्स होते हैं, वो सारे इमरजेंसी मेजर्स हम ले रहे हैं। हमने यहाँ किसानों को अपने बायो डिकम्पोजर के जरिए कराया, उससे खेती उगा सकती रही। किसानों की कोई गलती नहीं है, सरकार की नारापन है। ये सुझाव हमें हरियाणा सरकार को, ये सुझाव हमने संजय जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही, इसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन धर्मेंद्र मलिक के पास मैं चलना चाहूंगा जो कि किसान नेता है। धर्मेंद्र जी, आपने सुना आज सुप्रीम कोर्ट ने काफी टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कहा कि जो 5 सितारा होटलों में बैठे लोग हैं, एयर कंडीशन में बैठे लोग हैं, वो किसानों को सारी जिम्मेदारी उनके सिर पर डाल देते हैं। लेकिन क्या मलिक साहब आप ये मानते नहीं है कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो बनती है? जिस तरह से पंजाब हरियाणा में हम देखते हैं कि किसान खासतौर से पराली जलाते हैं, वो भी इस मौसम में खुद जो हलफनामे दिए गए हैं केंद्र सरकार की ओर से, जो आंकड़े दिए गए हैं, उसमें कहा गया कि इस मौसम में 30 से 40% जो प्रदूषण है वो पराली के कारण होता है। नहीं, देखिए, जो हलफनामे की बात है, अगर हलफनामे की बात करें तो उसमें उन्होंने 10% लिखा है, बल्कि बोला है सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें
जो एफिडेविट है उसमें तो 4% लिखा है। देखिए, मैं आपको एक बात कहूंगा कि ये हम सबकी संयुक्त जिम्मेदारी है। अगर पोल्यूशन को फ्री करना है तो उसके लिए बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। मैं COP22 में मोरक्को गया तो वहां पे मैंने देखा कि जितने भी प्रस्ताव आए सब आर्टिफिशियल थे। अभी तो COP26 हुआ है। कोपेनहेगन का जो समझौता है, पेरिस समझौता है, उसको कोई मानता नहीं है। केवल उसके नाम पे जो है बजट रिलीज किए गए और वो पैसे का सब बंदरबाट हुई। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, प्रदूषण के मामले में क्या है कि जो बड़े लोग हैं या अमीर लोग जिनको कहते हैं या उद्योग जो है, उनको जिम्मेदारी फिक्स करना नहीं चाहती कोई भी सरकार। जो पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है उनको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। जो बहुत आम जो टारगेट है जिसको एक बार बोल दो और मीडिया भी उसमें मिल जाती है, तो किसान के लिए बोल दो तो बड़ा आसान है कि किसान पराली से प्रदूषण कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि हवा जो है हमेशा पूरब और पश्चिम चलती है। पराली का पंजाब का प्रदूषण होगा तो पाकिस्तान जाएगा, ना कि वो दिल्ली आएगा। हमारी समझ में हम 3 साल से पिछले यही कह रहे थे कि भाई ऐसा कौन सा तरीका है कि पंजाब में पराली जलती है और बिल्कुल पराली से प्रदूषण नहीं होता है। ये बात भी आपकी ठीक नहीं है। ये कहना कि पराली से प्रदूषण होता ही नहीं है, इस बात को कोई नहीं मानेगा। प्रदूषण तो बिल्कुल हो रहा है, सब दूर की हवा खराब है। नहीं, मेरे कहने का आप मतलब नहीं समझे कि जो पंजाब की पराली का प्रदूषण होगा वो दिल्ली नहीं आ सकता। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, क्योंकि धुआं हवा के साथ चलता है। हवा जो है उत्तर दक्षिण नहीं चलती कभी भी। पराली से प्रदूषण होता है, हम भी मानते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं उससे ज्यादा जो पोल्यूशन में योगदान है, उससे किसान की पराली से ज्यादा योगदान तो रेडी टू ईट का है। जो रेफ्रिजरेटर की गाड़ियां चलती है जिनमें वो भोजन पैक होकर आता है, उसके बाद वो डिब्बे में पैक होता है, फिर वो डिब्बे जलते हैं। तो 20%, 18 से 20% जो योगदान है आज की तारीख में वो रेडी टू ईट भोजन से है। जो इसका चार्म है, आज हर जो है 200 मीटर की दूरी पे एक बहुत बड़ा जो मिठाई की दुकान मिलेगी या खाने का इस तरह का मैकडी, हल्दीराम, तमाम चीजें जो मिलेंगी, किसान से ज्यादा प्रदूषण तो वो भी कर रहे हैं। अलग विषय हो गया है, इस पर बाद में बातचीत करेंगे धर्मेंद्र जी। लेकिन अभी आलोक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता। आलोक जी, आपने सुना आपके ही पार्टी के नेता कह रहे थे कि टोपी एक दूसरे को पहनाई जा रही है, लेकिन क्या केंद्र सरकार के मामले में, आपकी पार्टी सरकार के मामले में भी यही नहीं हो रहा? जो जिम्मेदारी है, आपको भी लगता है कि ठीक है, अगर केजरीवाल सरकार के ऊपर इसका दोष डाल दिया जाए, पंजाब सरकार के ऊपर इसका दोष डाल दिया जाए, तो आप अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं, लेकिन हकीकत यह भी है कि केंद्र सरकार को भी इसमें जो कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए। देखिए, ये मामला राजनीतिकरण करने का नहीं है। यहां लोगों की जान को खतरा है। इससे जो बीमारियां पैदा हो रही हैं, स्किन इरिटेशन हो रहा है, आई इरिटेशन हो रहा है, सीवियर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो रही है, ब्रोंकाइटिस हो रही है, देखने में दिक्कत हो रही है, कैंसर होने की संभावना है। तो ये तो एक राष्ट्र का एक प्रॉब्लम हो गया है। सभी दलों को मिल बैठकर इसके ऊपर Why to leave it to the सुप्रीम कोर्ट? ये सुप्रीम कोर्ट में ही हर चीज चला जाता है, वहीं से सब डायरेक्शन मिलने लगा है। ये तो बिल्कुल गलत डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। हमें बैठकर इसके ऊपर मैनेजमेंट करना होगा। नहीं, यही बात सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है कि आप हर चीज के लिए हमारे पास क्यों आते हो? जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो जड़ता आ गई उनके अंदर, वो फैसले नहीं कर पाते हैं और आखिर में हर चीज सुप्रीम कोर्ट की पाले में लाकर के डाल दी जाती है। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में पैडी का क्रॉप होता है, लेकिन ये समस्या सबसे ज्यादा पंजाब, ये स्टबल बर्निंग की पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में है। क्या बिहार कम पैदावार करता है धान की, या उत्तर प्रदेश में नहीं होता है? वहां के लोग क्रॉप रेसिडुअल मैनेजमेंट जानते हैं अपने स्तर पर, वो कुदाली से ही मिला देते हैं उसको उसके अंदर। यहां के लोग कॉस्ट इफेक्टिवनेस के कारण उसको चला। अभी खैर इसका जवाब धर्मेंद्र मलिक जी दे चुके हैं। आलोक जी, आपने सुना का उनका जवाब? वो कह रहे हैं कि पंजाब से जो हवाएं चलती हैं, अगर वहां पर पराली का प्रदूषण होता है तो वो पाकिस्तान की तरफ जाता है, दिल्ली की तरफ नहीं आता। ये बात धर्मेंद्र मलिक ने कही है। लेकिन हाँ जी, इनकी बात से मैं सहमत नहीं हूं, अनलेस आई गेट इट प्रूव्ड कि हाँ जी हवा उधर से उधर निकल रही है। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान भी हल्ला हाय तौबा मचाता कि भाई वहां से रोको इसको, लेकिन आज तक पाकिस्तान से ऐसी कोई आवाज नहीं उठी है। और रही बात हरियाणा की और दिल्ली की, तो वहां की हवा कहां जा रही है? और मात्र पराली दोषी नहीं है। संजीव झा हमारे साथ फिर जुड़ गए। उनकी ऑडियो का बताया गया कि प्रॉब्लम जो थी वो ठीक करने की संजीव जी का जवाब ले रहे थे। संजीव जी, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि पंजाब के जो चुनाव आ गए हैं
इसी कारण से राजनीति हावी है और एक तरह से किसानों को क्लीन चिट देने की कोशिश केंद्र सरकार की ओर से की जा रही है? नहीं, देखिए, मैं कभी नहीं कह रहा कि इसमें गलती किसान की है, गलती सरकार की है। हमने दिल्ली में एक एक्सपेरिमेंट किया और दिल्ली में हमने बायो डिकम्पोजर के जरिए पराली को हमने गलाया और इससे दोनों फायदे हुए कि एक तो किसान कोई खर्चा नहीं हुआ और उनसे खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ी, नाइट्रोजन और कार्बन की क्षमता बढ़ी, जिससे जिससे उपज बढ़ा। पहली बात। दूसरी बात मुझे लगता है, देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, आलोक जी कह रहे थे कि ये बैठ कर फैसला लेने का समय है। बिल्कुल मैं मानता हूं कि बैठकर फैसला लेने का समय है, और ये जिम्मेदारी बैठने किसकी है? ये केंद्र सरकार अगर जिम्मेदारी ले ले कि नेबरिंग स्टेट को मिलाकर बैठाए और सबको टास्क दे कि आपको ये काम करना, फिर मैं टास्क दिल्ली सरकार ना करे तो आप कहें दिल्ली सरकार दोषी है। लेकिन दिल्ली सरकार बहुत सारे स्टेप लिए, लेकिन आइसोलेशन में केवल स्टेप लेने से प्रदूषण कम नहीं होने वाला। ये हकीकत नहीं है कि जब हर बार हम देखते हैं, हर साल यही सीजन होता है, यही समय होता है अक्टूबर नवंबर का, जब ये वायु प्रदूषण का मुद्दा छाता है और तभी सरकारें नींद से जगती हैं। हमने देखा था कि अभी छठ का त्योहार आया तो यमुना के प्रदूषण का जिक्र हुआ, उसको लेकर के तमाम हायतौबा हुआ, और जैसे छठ का त्योहार गया उसके बाद से उसके बारे में बातचीत करना बंद कर दिया, जैसे कि यमुना का पानी ठीक हो गया हो। अब अगले साल भी हम यही देखेंगे कि दिवाली आएगी तो कहेंगे कि वायु प्रदूषण हो रहा है और छठ आएगी तो कहेंगे कि यमुना में प्रदूषण हो रहा है। नहीं अखिलेश भाई, मैं इससे बहुत सहमत नहीं हूं। देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार के प्रयास की बात करें, दिल्ली सरकार दोनों प्रयास कर रही है। एक को परमानेंट सॉल्यूशन किया है और जब इमरजेंसी मेजरमेंट हम क्या लें, तभी मैंने पहले आपको कहा कि दिल्ली में पहले जनरेटर का पॉल्यूशन सबसे ज्यादा होता था। आज 24 घंटे बिजली देकर हमने जनरेटर पॉल्यूशन को खत्म किया। हमने यहां से थर्मल इंडस्ट्री को शिफ्ट किया, हमने क्लीन पीएनजी फ्यूल हमने दिल्ली को दिया ताकि प्रदूषण उससे ना हो। हमने यहां आकर इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनाया ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा आए, ताकि व्हीकल पॉल्यूशन ना हो। हवा साफ तो पा रही संजीव जी, तमाम कदम उठाने के बावजूद भी जहर तो खुला हुआ है हवा में। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं अखिलेश भाई कि केवल दिल्ली अगर आइसोलेशन में काम करेगी तो नहीं होगी, और ये सबको मिलकर बैठकर फैसला लेने की जरूरत है और केंद्र सरकार को गार्जियन की भूमिका में आना पड़ेगा। अगर सारा दोष आप दिल्ली पे मर देंगे, जो बहुत छोटी सिटी है और छोटी सी पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण दिल्ली के कारण हो रहा है, तो इसे समाधान 20 साल तक नहीं। आलोक जी, आप जवाब देंगे इसका? वो कह रहे कि हर चीज दिल्ली के ऊपर मर देना, हर चीज के लिए दिल्ली को दोषी बना देना, ये ठीक नहीं है, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है इसको ठीक करने की। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है और सबको मिल बैठकर इसका मैनेजमेंट करना होगा, नहीं तो हम लोग गैस चेंबर में मरने को तैयार हो जाएं। जी, अगर राजनीति करनी है, बचोगे तब तो राजनीति होगी। जब बचेंगे नहीं लोग तो कौन सी राजनीति होगी? कहां हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अगर आपने ठीक कहा कि अभी छठ के समय गंगा ये यमुना प्रदूषण की बात बड़ी जोर शोर से हुई, अब वो मामला ठंडे बस्ते में चला गया, जैसे कि यमुना साफ हो गया हो। उसी तरीके से जो यहाँ व्हीकल जितना पोल्यूशन, मैं किसान नेता धर्मेंद्र जी से इत्तेफाक रखता हूं कि मात्र पराली ही नहीं यहाँ पोल्यूशन फैला रही है, ये जो जनरेटरें चलती हैं, उसके अलावा जो ये गाड़ियां चलती हैं, इनसे भी बहुत प्रदूषण हो रहा है। बिल्कुल, धर्मेंद्र जी को मैं लाना चाहूंगा, मेरे पास समय कम बचा है। धर्मेंद्र जी, क्या आप भी मानते हैं कि हमारी जो ये प्रवृत्ति बन गई है कि आग लगने पर ही हम कुआं खोदते हैं, हर साल अक्टूबर नवंबर में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठता है, उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, उसी वक्त सरकारें हरकत में आती है, अगर उससे पहले ही अगर तैयारी हो जाए तो शायद ये नौबत ना आए? नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं कि अक्टूबर नवंबर में जो हवा होती है वो गीली हो जाती है, आर्द्रता आ जाती है, तो ये जितने भी गैस निकलती है या जितना धुआं निकलता है, ये एक लिमिट से ऊपर नहीं जा पाता, जिससे जो है वो जो भी होता है, जहां प्रदूषण अधिक होता है, वो एक चैम्बर टाइप का बन जाता है, जो आलोक जी ने कहा। तो ये काम हमें नवंबर से पहले कर देना चाहिए कि हमें जो है ओड इवन करना है, किसान को समझाना है, या दिल्ली सरकार तो अपना कूड़ा में जो आग लगती है उसको ही अगर रोक ले तो बहुत फायदा हो जाएगा। आज भी आप जितने कूड़ाघर है दिल्ली के, उनको आप जाकर देख लो, कहीं ना कहीं आपको आग लगी मिलेगी, उससे बहुत जो है पोल्यूशन का जनरेशन होता है। तो जो उत्सर्जन है, उत्सर्जन को कहां से रोका जा सकता है? अक्टूबर नवंबर में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रोक देने चाहिए, क्योंकि जो रेत उड़ती है वो हवा के नीचे रहती है, हवा उसको ऊपर नहीं उड़ने देती, हवा गीली होती है इन 2 महीनों में। तो ये तो किसी को पता नहीं है ना, ये ग्राउंड के लोग हैं नहीं, सरकार में जो अफसर बैठे हैं वो इस बात की जानकारी नहीं रखते। पॉलिसी बनाते समय जब तक ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता होगा, तब तक इस पोल्यूशन को नहीं रोका जा सकता। अब 2 महीने बाद खत्म हो जाएगी। मेरे पास समय की कमी है। धर्मेंद्र जी, आलोक जी, संजीव जी, आप तीनों का शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि जो टीवी पर डिबेट होती है उससे भी एक तरह से प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन हमने इस बात की पूरी कोशिश की है, सबको समय दिया और हमने एक
निष्कर्ष पर निकलने की कोशिश की है। कोशिश यही रही, सबका यह कहना है कि समय रहते इस पर कार्रवाई करना ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि जब आग लगे तब कुआं खोदा जाए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज चित्रकूट से लड़की हूं लड़ सकती हूं कार्यक्रम की शुरुआत की। यूपी चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस कार्यक्रम का ऐलान किया था। प्रियंका ने इस बार 40% टिकट महिलाओं को देने का वादा किया है। चित्रकूट में उन्होंने महिलाओं के साथ संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि वे चाहती हैं कि 2024 के चुनाव में 50% टिकट महिलाओं को मिले। साथ ही उन्होंने महिलाओं से कहा कि शस्त्र उठा लो, अब गोविंद नहीं आएंगे। मुन्नी कोल जी को, जो एक प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल हैं, और मुझको बहुत सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। बहुत आज समय निकाल के आई है कि मेरी बहन आई है, कॉलेज में प्रिंसिपल है। कब तक आस लगाओगी तुम, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। इसका मतलब है कि तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं आ रहा है। तुम कब तक आस लगाओगी कि तुम्हारी आवाज कोई और उठाएगा। कैसी रक्षा मांग रही हो, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। मतलब कि तुम कैसी रक्षा मांग रही हो उन लोगों से जो तुम्हारी रक्षा करेंगे ही नहीं, जो तुम्हारा अत्याचार कर रहे हैं, जो तुम्हारा शोषण कर रहे हैं। आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा तो खुद लड़ना पड़ेगा। आप ठहरिए मत, उन लोगों से मत मांगिए जो आपका शोषण करते हैं, आपका अत्याचार करते हैं। लड़की हूं लड़ सकती हूं का मतलब ये नहीं है कि आप घर पे जाके पति से लड़ें, वो मत करना नहीं तो सब पति मुझसे नाराज हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आप अपनी आवाज उठाइए, अपनी जो समस्याएं उनको सुलझाने के लिए खुद खड़े हो जाइए। जब तक महिलाओं की पूरी भागीदारी राजनीति में नहीं होगी, हम अगर आधी आबादी हैं तो कम से कम आधी हमारी भागीदारी होनी चाहिए। जो 40% की भागीदारी हमने कही है वो एक शुरुआत है। हम चाहते हैं कि आगे बढ़कर जो लोकसभा का चुनाव है उसमें आधी महिलाएं लड़े, ताकि आप सबकी आवाज आगे आए। क्योंकि जब तक हम खुद समाज को बदलने का नहीं ठानेंगे, हम खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो कोई नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की क्रेडिट लेने को लेकर बीजेपी और सपा के बीच सियासी घमासान मचा हुआ है। पीएम मोदी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के एक दिन बाद ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी आज अपनी सियासी ताकत दिखाने उतरे। भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के साथ समाजवादी विजय रथ यात्रा पर सवार होकर गाजीपुर से लखनऊ के लिए निकले हैं। देखिए, मुझे खुशी है इस बात की, ये वो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जो समाजवादियों ने बनाया था, और जिस तरीके से जनता ने मन बनाया है, इस गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के दूसरे गाजीपुर बॉर्डर तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। आज ओम प्रकाश राजभर जी साथ हैं, इनका जो समर्थन मिल रहा है और इनके लोग भी जो जुड़े हैं, आने वाले समय में बीजेपी का पता नहीं लगेगा और बदलाव उत्तर प्रदेश में होना है। ये जनता श्रेय देगी समाजवादियों को। आज जो जनता दिखाई सड़कों पे दे रही है, अगर किसी को श्रेय दे रही है जनता तो समाजवादियों को श्रेय दे रही है, क्योंकि उन्होंने पिछले इतने वर्षों में जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं किया। आज भी उनका विकास रंग बदलना है, नाम बदलना है, शिलान्यास का शिलान्यास करना है, उद्घाटन का उद्घाटन करना है। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज गोवा में हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि जैसे दिल्ली में ऑटो वाले टैक्सी वालों ने मिलकर सरकार बनाई थी, वैसे ही गोवा में अगर 25,000 टैक्सी वाले मिल जाएं तो गोवा के अंदर हर सरकार टैक्सी वालों की ही बनेगी, किसी और की नहीं। अगर दिल्ली के ऑटो वाले टैक्सी वाले हमारे साथ नहीं है, हमसे खुश नहीं हो, मुझे वोट मत देना, लेकिन एक मौका दीजिए। इस बार 25,000 ऑटो की फैमिलीज, सबसे पहली बात, सारी ऑटो की फैमिलीज को झाड़ू के ऊपर वोट डालना है। दूसरी बात, जो भी पैसेंजर
आपकी टैक्सी में बैठेगा, चाहे गोवा के बाहर का हो, उसको बोलना है कि इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देना है, इस बार झाड़ू को वोट देना है, उसको मनाना है। आप जब टैक्सी चलाते हो तो आधा घंटा पौना घंटा पैसेंजर के साथ होता है ना, उसको बैठ के आप बोलते रहना, उसका मन, उसका ब्रेन वॉशिंग करना है, टैक्सी के अंदर बैठ के उसकी ब्रेन वॉशिंग करना है, करेंगे ना। और तीसरी चीज, हर टैक्सी वाली फैमिली को 2 और फैमिली को तैयार करना है वोट देने के लिए। आप तो देंगे ही, 2 फैमिली को और तैयार करना है। तो 3 चीजें, एक, सारे टैक्सी वाले झाड़ू पे वोट देंगे, दूसरा, हर पैसेंजर को आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए बोलेंगे, और तीसरा, एक टैक्सी फैमिली 2 और फैमिली को तैयार करेगी। मंजूर है? हाथ खड़ा करके बताइए मंजूर है। इस बार एक साथ हो जाइए, फिर देखिए कि गोवा के अंदर हर सरकार गरीबों की बनेगी, टैक्सी वालों की बनेगी, और इनकी लूट को बंद करेंगे। भारत माता की। स्टैंड अप कॉमेडियन वीर दास के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। हाल ही में वाशिंगटन डीसी में भारत को लेकर उन्होंने जो प्रस्तुति दी थी उसके खिलाफ ये शिकायत की गई है। इसमें उन्होंने कहा है कि आई कम फ्रॉम 2 इंडियाज, यानी मैं 2 भारत से आता हूं। 6 मिनट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वीर दास ने भारत के विरोधाभासों को रखा है। इसमें हाल ही में देश में चल रहे मुद्दों, कोरोना, बढ़ रहे बलात्कार की घटनाओं से लेकर किसान आंदोलन का जिक्र है। ये वीडियो एक तंज के तौर पर डाला गया। वीरदास ने अपनी एक कविता पर सफाई दी है। यूट्यूब पर भारी संख्या में प्रतिक्रिया आई। वीडियो 2 तरह के भारत पर तंज है। किसी भी देश के अंधेरे और उजाले के पक्ष होते हैं, अच्छाई और बुराई होती है, ये कोई राज नहीं। वीडियो में अपील है, ना भूलें अपनी महानता, ये उन्होंने कहा है। वीडियो देशभक्ति की तालियों पर खत्म होता है। देश के लिए तालियां बजी, जिस पर हमें गर्व है। एडिट किए गए टुकड़ों से बेवकूफ न बने। लोग एक आशा में जश्न मना रहे हैं, न कि घृणा में। मुझे देश पर गर्व है, जो गर्व मैं दुनिया में लेकर जाता हूं। और दिलचस्प यह है कि कांग्रेस का रुख वीरदास के मामले में बटा हुआ है। जहां कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि कोई संदेह नहीं कर सकता कि 2 भारत हैं, बस यही कि हम नहीं चाहते कि कोई भारतीय इसके बारे में दुनिया को बताए। हम असहिष्णु और पाखंडी हैं। जबकि कांग्रेस के ही दूसरे वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी की राय है कि सिर्फ कुछ लोगों की बुराइयों को आम बताकर सारी दुनिया के सामने देश को बुरे ढंग से पेश करने का काम नहीं चलेगा। जो लोग औपनिवेशिक दौर में भारत को पश्चिम के सामने लुटेरों और सपेरों के देश के तौर पर पेश करते थे, वे अब भी बने हुए हैं। कोरोना महामारी के चलते बंद करतारपुर साहिब कॉरिडोर आज से फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। सबसे पहले पंजाब के मंत्री करतारपुर साहिब जाकर मत्था टेकेंगे। करतारपुर कॉरिडोर खुलने के बाद सिख श्रद्धालुओं ने अपनी खुशी का इजहार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर करतारपुर कॉरिडोर खोले जाने की जानकारी दी थी। गुरुपूरब से महज 2 दिन पहले आखिरकार 20 महीने के इंतजार के बाद करतारपुर कॉरिडोर को एक बार फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। जो दरवाजा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वो वही दरवाजा है जहां से होकर भारत की तरफ से श्रद्धालु करतारपुर कॉरिडोर में एंटर होते हैं और आगे तकरीबन 4.5 किलोमीटर आगे दरबार साहिब गुरुद्वारा है। वही गुरुद्वारा जहां अरदास करने के लिए, प्रेयर करने के लिए तमाम सिख श्रद्धालु जाते रहे हैं। आखिरकार मंगलवार को होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये कहा कि करतारपुर कॉरिडोर को एक बार फिर से खोल दिया जाएगा और आज पहले श्रद्धालु करतारपुर कॉरिडोर से होते हुए गुरुद्वारा दरबार साहिब गए और वहां जाकर उन्होंने अरदास की और वहां से वापस आए। क्या क्या प्रोसीजर था, क्या आपको करना पड़ा, कैसे पूरा किस तरह का आपका सफर रहा? प्रोसीजर के लिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा का, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, जिन्होंने हमारे को मौका दिया इस प्रोसीजर में अप्लाई करने के लिए। मैनुअली MHA में अप्लाई हुआ और कल शाम को हमारे को कॉल आता है कि आप लोगों का वीजा अप्रूव्ड हो गया और हमने ओवरनाइट जर्नी करके सुबह यहाँ पहुँचे। सुबह यहाँ पहुँचे। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास पासपोर्ट मस्ट होना चाहिए।
वैक्सीनेशन की दोनों आपको वो लगी होनी चाहिए, डोज और एक कोविड रिपोर्ट, RC-PCR, रैपिड नहीं चलेगा टेस्ट, RC-PCR आपका मस्ट है। ये तीनों चीज़ें होनी मस्ट है। एक आधार कार्ड भी होना जरूरी है, हार्ड कॉपी, ये चारों चीज़ होनी बहुत जरूरी है। सर, जब हम पाकिस्तान एंटर हुए तो वहाँ की वक्फ बोर्ड और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने हमारा वार्म वेलकम किया। वहाँ पे उन्होंने हमें फूलों की वर्खाओं से और गुलाब की माला से वेलकम किया और बड़े अदब सत्कार से हमें वहाँ पे लेके गए और गुरुद्वारे के दर्शन किए। लोगों की उम्मीद यही है कि आखिरकार जब करतारपुर कॉरिडोर को एक बार फिर से सिख धर्म की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए खोला गया है, उसे खोला रखा जाए और जितने भी लोग जाकर दर्शन करना चाहते हैं, अरदास करना चाहते हैं, उनके लिए हर प्रकार की सहूलियतें प्रदान की जाए। कैमरा पर्सन शुक महाले के साथ में अक्षय डोंगरे, NDTV इंडिया।